नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आम हो या खास, हर किसी की नज़र इनकम टैक्स स्लैब पर रहती है। इसलिए एक बड़ा सवाल हर बार उठता है कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है कोई नया बदलाव। सवाल देश की अर्थव्यवस्था का भी है और कल्याणकारी योजनाओं का भी। तो मुद्दा खेती किसानी रोजी रोटी का भी है। इसलिए बजट में कर का मुद्दा खासा अहम रहता है। इसलिए बजट 2022-23 में कर के मोर्चे पर क्या हो सकता है और क्या अपेक्षा है, इसे जानना समझना जरूरी है। आगामी बजट और कर संबंधी विभिन्न पहलुओं पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं विनीत अग्रवाल जी, जो पार्टनर हैं KPMG इंडिया के। विनीत जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, जो पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के। दिव्या बबेजा जी हैं, पार्टनर हैं डेलाइट से। और कुलदीप कुमार जी हैं, पार्टनर PwC के। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत हम विनीत जी से करेंगे। विनीत जी, जब भी बजट आता है तो इनकम टैक्स स्लैब की सबसे पहले बात होती है। कोरोना की महामारी से अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती खड़ी हुई है पिछले 2 सालों में, वो जग जाहिर हैं। आप कैसे देखते हैं इस बार कर के मोर्चे पे सरकार क्या कर सकती है, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, इस बार क्योंकि पैंडेमिक जैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है एंड वो काफी दुखदाई चीज हुई है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस तो कोविड रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोगों ने खर्चा किया है, एक डिस्कशन चल रहा है कि जैसे सेक्शन 80 में डिडक्शंस का बेनिफिट दिया जाता है, क्या जो लोगों ने अपने लिए अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खर्चा किया है, क्या एज अ सेपरेट डिडक्शन एक लाख रुपया पर व्यक्ति पर एसएससी ये दे दिया जाए जी। तो ये अच्छा रहेगा। इन एडिशन टू दैट, एक ये भी मुद्दा चल रहा है कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो सब लोग के सैलरियों में होता था और लोग उसको अवेल नहीं कर पाए हैं बिकॉज ट्रैवल बंद है, तो सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि आप एसेट्स खरीद सकते हो जो जीएसटी पेड रहती हैं, और उस एसेट्स जो आप खरीदते हो उसका 1/3 आपको लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता था। जी। अब वो स्कीम लास्ट 1 ईयर से अभी नहीं है, तो अगर सरकार वो स्कीम को फिर से ला दे और उसको एक्सटेंड 2023 तक कर दे, तो इसमें सरकार को भी फायदा है और लोगों को भी फायदा है, क्योंकि लोगों को बेनिफिट मिलता है और सरकार को जीएसटी मिल जाएगा, साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो देश के लिए हित में है। जी। एक और डिडक्शन की मांग हो रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाए 50,000 रुपया से 1 लाख रुपया तक, जो कि बहुत अच्छा होगा देश के लिए। एंड ऑब्वियसली जो आपने शुरुआत करी थी अबाउट बेसिक डिडक्शंस और जो बेसिक स्लैब रेट की जो आपने बात करी थी, जी। वो हर साल इच्छा रहती है। और मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपया तक सिर्फ 5% ही टैक्स देना पड़ता है, तो सरकार सिर्फ 12,500 रुपया कलेक्ट कर पाती है। तो बहुत अच्छा मूव रहेगा कि अगर ये 2.5 लाख का जो लिमिट है उसको 5 लाख कर दिया जाए। जी। वेद जैन जी, पिछले साल के बजट में कोरोना संक्रमण के चलते आयकर का जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बजट 2020 में भी सैलरी क्लास के लिए आयकर के 2 विकल्प दिए थे। ये विकल्प वित्त वर्ष 2022-21 से प्रभावी हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि कर स्लैब की जब बात होती है, टैक्स स्लैब की जब बात होती है, तो कई तरह की मांग होती हैं, सवाल उठते हैं। देखिए क्या है, जब बजट आता है स्वाभाविक है कि जो टैक्स पेयर हैं वो उसमें कहीं ना कहीं अपनी कंसेशन और वर्किंग देखना चाहते हैं। और वित्त मंत्री का ये टारगेट रहता है कि कैसे रिसोर्सेज को जनरेट किया जाए ताकि देश के खर्चे को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को और आगे आने वाले साल को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। तो ये दोनों में एक बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो आपका जो मेन जो अभी सवाल है कि भाई टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक बात मान के चलने वाली है कि 2.5 लाख रुपए का जो स्लैब है जी। वो पिछले 5 साल से नहीं बदला है। हालांकि 2.5 से 5 लाख वाले तक की इनकम में एग्जम्पशन दी हुई है, लेकिन जैसे ही 5 लाख से इनकम ऊपर जाती है तो वो टैक्स 2.5 लाख से शुरू हो जाता है। तो एक बड़ा मुद्दा ये था। 2020 में भी वित्त मंत्री जी ने एक नया स्लैब की स्ट्रक्चर दी जिसमें उन्होंने कहा एग्जम्पशन और डिडक्शन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, वो नहीं लेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन अनुभव ये रहा कि जो लास्ट ईयर का साल गया है
जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 जिसकी रिटर्न 21-22 में फाइल हुई है, कि बहुत सारे लोगों ने उसको अवेल नहीं कर पाए हैं। उसका कारण ये था कि एग्जम्पशन डिडक्शन अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए सभी लोगों ने अवेल की हुई है, उसके कंट्रीब्यूशन जा रहे हैं, तो नहीं ले पाएंगे। जी तो इस बजट में इसीलिए ये सबसे ज्यादा डिमांड है कि भाई इन दोनों स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं सामंजस्य किया जाए, एग्जम्पशन और डिडक्शन भी मिल जाए और कुछ स्लैब भी बढ़ जाए। तो पहला जो मैं समझ रहा हूँ कि ये 2.5 लाख वाला स्लैब बहुत दिन से जो नहीं बदला है, उसको बढ़ा के कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए तक तो जरूर लेके आ जाना चाहिए, जो सभी के लिए होना चाहिए। और दूसरा जो 2 तरह के स्लैब बनाए थे, एक एग्जम्पशन और डिडक्शन का और एक बिना एग्जम्पशन डिडक्शन का, इन दोनों में तालमेल करके एक कर देना चाहिए, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉयज भी लोअर डिडक्शन का बेनिफिट ले सके। जी क्योंकि देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है, वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिलती है, वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। सैलरीड एम्प्लॉय का हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। एचआरए मिलता है, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी एग्जम्पशन चली जाती हैं। तो सैलरीड क्लास को बाय एंड लार्ज उसका जो नया स्लैब बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो उसको लेने के लिए दोनों में लाना जरूरी है। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि अभी विनीत जी ने कहा कि सवाल ये है कि कोरोना से हमें वी हैव टू लर्न समथिंग कि कोरोना से क्या हुआ है। जी तो मेडिकल के ऊपर जो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हर को इंकर करना पड़ रहा है। तो पहले मेडिकल रिइंबर्समेंट की डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलती थी, अगर एम्प्लॉयर उसको रिइंबर्स करता था, उसको रेस्टोर करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। दूसरा लेसन ये है कि अब बहुत सारे एम्प्लॉय को घर से काम करना पड़ा है, जिसे वर्क फ्रॉम होम का जी कल्चर हो गया है, और एम्प्लॉय को अपने खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसके नाम का भी अलाउंस की कहीं ना कहीं डिडक्शन लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है वित्त मंत्री जी 1 फरवरी 2022 को इस इशू पे कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे और कुछ ना कुछ छूट जरूर देंगे। जी बिल्कुल। एक ये बड़ी मांग उभर के सामने आई है, वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए भी मांग उठ रही है। दिव्या जी, कोरोना ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, कामकाज के तरीके में बदलाव किया है, इसके चलते खर्चे भी बढ़े हैं। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं उनकी एक डिमांड हो रही है कि कुछ और राहत दी जाए, कुछ और छूट दी जाए। नहीं, बिल्कुल, मैं जो वेद जी और विनीत जी ने बोला है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि पिछले 1-2 साल से लोगों ने काफ़ी वर्क फ्रॉम होम किया है और उससे काफ़ी खर्चे भी बढ़े हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, चाहे वो फर्नीचर का हो और दूसरे खर्चे हों। तो उससे ये है कि खर्चा तो हुआ है, तो रिक्वायरमेंट ये डिमांड ये है कि एटलीस्ट कम से कम 50,000 तो देना चाहिए एडिशनल वर्क फ्रॉम होम का खर्चा, ताकि का बेनिफिट, ताकि ये सारे खर्चों का जो एम्प्लॉयी ने स्पेंड किया है, उसका उनको कुछ बेनिफिट हो सके। जी जी। दिव्या बाबूया जी, अभी हम कर संबंधी बात कर रहे थे। अगर कारोबारियों की दृष्टि से मैं समझना चाहूं, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से इस बार? सी स्लैब्स के बारे में तो वेद जी और विनीत जी बोल चुके हैं। जी एक चीज जो सरकार को और सोचनी चाहिए, अब जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 25% कर दिया था और जो इंडिविजुअल के लिए आदमी जो रेट है इंडिविजुअल्स का, वो अभी भी हाईएस्ट 30% है। तो एक ये भी अपेक्षा है या डिमांड है कि ये 30 को कम करके 25 कर देना चाहिए, ताकि कुछ बेनिफिट मिले। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो सब बोल ही रहे हैं, तो एक स्लैब रेट्स को किसी तरह वो अगर या तो मैक्सिमम रेट को बढ़ा दिया जाए जिससे कि वो बेनिफिट मिल जाए, या लोअर रेट 2.5 लाख को बढ़ा दिया जाए, या टैक्स रेट को 30 से 25 कर दिया जाए, तो एटलीस्ट कुछ बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स पेयर को। जी। कुलदीप जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम ये एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर कर्मचारी जो हैं वो घर से भी काम कर रहे हैं अब। खासतौर से प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, तो काम करने का तरीका बदला है। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर आप देखेंगे कि चाहे हम हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम अपने आसपास भी देखते हैं, जी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का कोई टेम्परेरी फीचर रहने वाला है। तो ये तो अब हमारे आगे वर्किंग क्लास का एक नया मॉडल एक तरह से ये लागू हो जाएगा। पर सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी सरकार जो है वो सुनती है, वो करती है। जैसे कि पिछली बार कोरोना आया तो उन्होंने एलटीसी के लिए उन्होंने बोला कि अगर आप इसके लिए खर्चा करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस बजट में सरकार को डेफिनेटली इस बारे में कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब देखिए, जब लोग घर से काम करते हैं, उनको अपना 8 घंटे घर से काम करना पड़ेगा, अपना एसी चला के रखना पड़ेगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ता है, उनके लिए इंटरनेट की जो खर्चा बढ़ेगा, उनको अपने ऑफिस सेटअप करना है, टेबल लेना है, कुर्सी लेना है, या उनको लैपटॉप लेना है। तो काफी कंपनियों ने इस बारे में खर्चा अपने एम्प्लॉइज को दिया है,
जो कि लोगों ने उस पर काफी अपना टैक्स पे किया है। मेरे ख्याल से जैसे कि अगर अगर अब आजकल हम ऑफिस जाते हैं तो हमें घर से कम्यूट करने के लिए कन्वेंस है, तो रीइंबर्समेंट फॉर कन्वेंस फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम होम टू रेजिडेंस, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जी मेरे ख्याल से अब सरकार को सोचना पड़ेगा किस तरह से एक फैसिलिटी दी जाए ताकि इंप्लॉय इनकरेज हो घर से काम करने के लिए, और ये वाला मॉडल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े आराम से इसको अडॉप्ट कर जाए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना वर्क स्पेस खाली कर दिया, जिसके बाद जैसे मान लो आज कोई 1 लाख स्क्वायर फीट या कुछ एरिया था, उन्होंने अपना आधा एरिया वेकेट कर दिया, उनका खर्चा कम हो गया, लेकिन उनको अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉय के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा अगर सरकार इस तरफ कोई मूव लगाती है। जी विनीत जी, एक बड़ा मुद्दा है जो कर दाखिल देने वाले हैं, जो कर देने वाले लोग हैं, रिटर्न भरने वाले लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ी तो है लेकिन अभी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी अपेक्षा की जा रही थी। अगर मैं 2014 के आंकड़े की बात करूं तो उस समय दाखिल करने वालों की संख्या 3.31 करोड़ थी, जो 20 में बढ़कर लगभग 6.5 करोड़ के आसपास हो गई और संख्या बढ़ी है। लेकिन इसमें एक बड़ा मुद्दा यह है कि 90% जो करदाता हैं जिनकी कर योग आमदनी 10 लाख से कम है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और बट इसको हमको 2-3 एस्पेक्ट्स में देखने चाहिए। जी वाइल 5.89 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करी इस दिसंबर में, जो कि अगर मेरे से पूछा जाए करीब 6 करोड़ इसे काफी अच्छी संख्या है। ये और बढ़ाई जा सकती है, हाँ ये बढ़ाई जा सकती है। जी बट जो दूसरा एस्पेक्ट है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूंगा कि टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस साल 60% इंक्रीज हुआ है। उस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो 10.8 लाख करोड़ है, उसमें 4.7 करोड़ पर्सनल टैक्स कलेक्शन, तो मतलब 44% ऑफ दिस मनी इज एक्चुअली ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स जो कलेक्शन हुआ है। जी सो हम बोले जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, वो भी अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज डिस्प्ले कर रहा है। तो हम अगर दोनों को मद्देनजर रख के देखें तो मैं बोलूंगा कि हमारा देश धीरे धीरे मोर कॉम्प्लायंट होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ जो भी इनकम आता है उस पर टैक्स पे करने के लिए। जी वेद जैन जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 लाख से कम है जो कर योग आमदनी है लोगों की, 90% लोग ऐसा रिटर्न भरते हैं। देखिए, ये एक विषय है जिसके बारे में चिंता है और जिसके बारे में हमें एनालिसिस करने की जरूरत है। जी और अगर आप पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे और जो रिटर्न्स हैं उसकी इनकम एक्यूरेट आएगी। देखिए, आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आज हर व्यक्ति का लगभग बैंक के बारे में कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो बैंक में आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी आज की डेट में इनकम टैक्स के रडार पर है। इसी तरह से जो और आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी सारी रडार पर हैं। जी जहां आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां आप शेयर परचेज करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, क्रेडिट कार्ड है, जो होटल का खर्चा है, चाहे एंटरटेनमेंट का है, वो भी सारा रडार पे है। सोशल मीडिया पे भी जो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वो आ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड कंप्लायंस बढ़ा है, लेकिन इसमें और भी सुधार हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ टैक्स पेयर कितने हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर हमें अपने देश की ओवरऑल जीडीपी को देखते हुए ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लगभग 1,20,000 रुपए पर पर्सन आती है जी और थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन 2.5 लाख रुपए की है। तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर तो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग पॉपुलेशन के आज की डेट में भी ऐसे हैं जिनकी रियल इनकम आज की डेट में जो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है इनकम टैक्स उससे काफी कम है। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए जिस ढंग से आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन चल रहा है, आपने देखा होगा जैसे जीएसटी में भी बहुत सारे सवाल आए थे जो टैक्स की चोरी में, जी तो उन्होंने जब से ई वे बिल बनाया, ऑनलाइन किया, तो काफी हद तक चोरी रुक गई और काफी लोग जीएसटी के कंप्लायंस बढ़ गए हैं। उसी तरह से इनकम टैक्स में भी बहुत तेजी से वर्किंग हो रही है और सारा कंप्यूटर पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 सालों में ये नामुमकिन हो जाएगा किसी भी देशवासी को कि वो अपनी रिटर्न के अंदर करेक्ट इनकम ना डिक्लेयर कर पाए। तो ये जो फिगर है 10 लाख से कम जो लोग टैक्स पेयर हैं, ये फिगर भी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी आने वाले 2-3 सालों में, मेरा ऐसा मानना है। जी वेद जी, मैं एक सवाल आपसे और समझना चाहता हूं क्योंकि ये भारत की इकोनॉमी के साइकिल को तेज करने का मुद्दा है। सरकार को खपत और बचत दोनों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
क्या करना क्या चाहिए, इसमें सुझाव क्या है आपका? देखिए, सुझाव क्या है, ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए रिसोर्सेज़ चाहिए और रिसोर्सेज़ टैक्सेस के थ्रू ही आएँगे, इनकम के थ्रू आएँगे, लोन्स के थ्रू नहीं आएँगे क्योंकि फिर फिस्कल डेफिसिट के प्रेशर आता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो महँगाई बढ़ती है। दूसरा ये कारण है कि अगर मैं टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा पैसे छोड़ता हूँ, तो उससे मेरी इकोनॉमी की मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आता है क्योंकि वो खर्चा करेगा तो उसके हिसाब से बाज़ार में इकोनॉमी प्रोपेल होगी तो और टैक्सेस आएँगी। तो इन दोनों में कहीं न कहीं बैलेंस बढ़ाया जाता है। तो हर बजट में ये कोशिश की जाती है कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्रक किया जाए कि जहाँ टैक्स पेयर के हाथ में कुछ इनकम बढ़ा दी जाए ताकि वो खर्चा करे तो इकोनॉमी को प्रोपेल हो। एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि मैं इतना टैक्स भी कलेक्ट हो जाए जितना कि आज की डेट में देश की अर्थव्यवस्था को और देश के खर्चे चलाने के लिए ज़रूरी हो जाए। जी, 2020-21 के हमने आंकड़े देखे जिसमें हमें बहुत बड़ा चैलेंज आया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, टैक्स की कलेक्शन बहुत गिर गई। 21-22 बहुत अच्छा साल रहा है टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स की, जीएसटी की कलेक्शन बहुत अच्छी है। और इस साल इसलिए 2022 के बजट में वित्त मंत्री जी के पास काफ़ी हद तक एक स्कोप अवेलेबल है और काफ़ी एक वो एरिया अवेलेबल है कि जो उसके साथ आज की डेट में इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसीलिए कोशिश है कि अगर टैक्स पेयर के हाथ में कुछ और कंसेशन छोड़ दी जाएँगी, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम, स्टैंडर्ड डिडक्शन या एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, उससे एक हमें तो लगता है कि शायद रेवेन्यू गिर जाएगा जो उनसे रेवेन्यू आता है, लेकिन वो जो पैसा टैक्स पेयर के हाथ में जाता है, जी, वो खर्चा करता है तो इकोनॉमी प्रोपेल होती है, इकोनॉमी और बढ़ती है आगे। वो जो खर्चा करेगा कोई ना कोई इसकी इनकम होगी दूसरे आदमी की, उसकी इनकम होगी तो वो टैक्स देगा, वो उसके हाथ में पैसे आएँगे तो वो और खर्चा करेगा। तो ये इकोनॉमी का एक प्रोपल्शन है जो चलता है जिसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो ये कहीं न कहीं इस साल वित्त मंत्री जी पूरा जोर लगा के होगा को 2022 में क्योंकि कलेक्शन 2021-22 की बहुत अच्छी आ रही हैं और जैसे आंकड़े आ रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 की वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा मान के चलना चाहिए कि 2022-23 में शायद वर्ष ऐसा होगा जो कोरोना फ्री होगा। अगर कोरोना फ्री होता है, तो अभी भी जो बहुत बड़े सेक्टर हैं, पर्टिकुलरली हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट है, एविएशन है, जी, स्पोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, जो बंद थे लगभग 2020, 21, 22 में, अगर वो सब खुल जाते हैं, तो देखिए इकोनॉमी को कितना बड़ा प्रवल्शन आएगा। अगर वो आता है तो नेचुरली ये स्वाभाविक है टैक्स की कलेक्शन भी इम्प्रूव होगी और जी। टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव होगी तो वित्त मंत्री जी को स्कोप मिलता है कि वो और छूट दें और लोगों के हाथ में पैसा छोड़ें और ताकि और इकोनॉमी को बढ़ाया जी। जा सके। दिव्या बवेजा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर कोविड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तमाम कदम उठाए। जो कारोबारी हैं, उद्योग जगत है, उसकी भी अपेक्षा बजट से रहती है। लेकिन अगर देखा जाए कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ, तमाम तरह की जो चुनौतियां खड़ी हुई, उसके सामने आर्थिक संकट कारोबारियों के सामने, उद्योग जगत के सामने भी खड़ा हुआ है। आप उद्योग जगत और कारोबारी की दृष्टि से कैसी अपेक्षा कर रहे हैं? जी, उद्योग जगत और कारोबारों के तरीकों से ये ज़रूरी है कि जो उनको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्स कंसेशन देने चाहिए। जैसे वेद जी ने बोला या पहले विनीत जी ने बोला या कुलदीप जी ने भी बोला कि 2 तरीके, एक तो एम्प्लॉयी होता है जो खर्चे करता है, दूसरा है जो जिनका अपना बिज़नेस होता है। जी, उनको भी जो नुकसान हुआ है तो जो बेनिफिट गवर्नमेंट देगी, चाहे वो कर के रूप में हो, चाहे वो टैक्स रेट थोड़ा कम हो या कोई डिडक्शन बढ़ा दे, उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। एक और सेक्टर जो बहुत इम्पैक्ट हुआ है, वो हुआ है जैसे रियल एस्टेट सेक्टर। तो जैसे लोगों ने होम लोन लिए हुए हैं, उनका आगे जो प्रॉब्लम हो रही है, तो एक चीज़ हो गवर्नमेंट कर सकती है कि इन लोगों के लिए थोड़ा होम लोन का इंटरेस्ट का जो वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। और दूसरे जो कर बाकी अगर सरकार थोड़ा कर को जैसे 25 से 30 का अगर 25% होता है या ऐसे कंसेशन देती है, तो ऑटोमैटिकली थोड़ा टैक्स कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, जिससे कि वो आगे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और उनको जो जो भी भार नुकसान हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ भरपाई हो सकेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो सरकार को देखने चाहिए। जी। कुलदीप जी, सरकार ने समय-समय पर लोगों की अर्थव्यवस्था को सँभालने के लिए, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, जो उनके सामने चुनौती खड़ी हुई है, उससे उन्हें थोड़ी-सी राहत मिल सके, इसके लिए सस्ते कर्ज की ओर भी कदम बढ़ाया। आप कैसे देखते हैं सरकार की इस योजना को?
देखिए, उन्होंने काफी कर्ज दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से कर्जा देने की बजाय उनके हाथ में कैसे इनकम और बढ़ाई जाए, ये बड़ा जरूरी है। जी देखिए, हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भी हम इस कोविड सिचुएशन से निकलेंगे, जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन है, चाहे वो IMF है या जो बाकी कंट्रीज है, काफी अच्छी प्रोजेक्शन है। तो मेरे हिसाब से इस समय इस चीज की, और दूसरा, सरकार ने गरीबों को फ्री राशन, उनके ऊपर काफी उन्होंने जी सोसाइटी को, पूरे कंट्री को सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, कैसे लोगों के हाथ में और पैसा डाला जाए, इस पे फोकस होगा। ऋणों के बारे में जो आपने बोला कि सस्ते लोन दिए जाएं, जी मुझे थोड़ा लगता है कि अब आपको पता ही है, जैसे कि इतनी ज्यादा मनी सप्लाई है, प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट बढ़ना, अब जैसे यूएस वाले बढ़ा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो मुद्रास्फीति का हमारे ऊपर प्रेशर है, महंगाई का, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार मनी सप्लाई को कंट्रोल तो करेगी करेगी। जी तो अगर आप एक चीज और देखेंगे, इस 2 सालों में क्या हुआ है, अमीरों और गरीबों के बीच में गैप बढ़ गया है। उन्होंने पीएफ का इंटरेस्ट को टैक्स करना शुरू कर दिया, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा जमा करते हैं, या एम्प्लॉयर जो पीएफ में 7.5 लाख से ज्यादा पीएफ एनपीएस में इन्वेस्ट है, उनके ऊपर टैक्स करना शुरू कर जी दिया। तो मुझे कहीं लगता है कि जो अमीर लोग हैं, उन पे किसी ना किसी तरह का और कुछ सरकार टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ताकि वो लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को किसी तरीके की राहत दे सके। जी तो अब ये देखेंगे बजट में क्या होता है, क्या कोई इनहेरिटेंस टैक्स की बात होती है, या मेरे ख्याल से जो सरचार्ज है या मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, वो ऑलरेडी बहुत ऊंचा है, जो कि काफी डेवलप कंट्री के बराबर हो गया, 42.74%। तो पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अभी भी इन चीजों को ढूंढेगी कि कैसे जो पर पर्सन टैक्स का जो रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, और उसके लिए जो उनका फोकस हायर इनकम ग्रुप और या अमीर लोगों पे रहेगा, जबकि गरीबों को उनको किसी ना किसी तरीके से रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने सस्ते कर्ज की बात इसलिए की क्योंकि मुद्रा लोन के जरिए तमाम कारोबारियों को जो छोटे बड़े मध्यम दर्जे के कारोबारी हैं उनको संभालने की कोशिश की गई है ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। लेकिन विनीत जी, जब भी बात हम बजट की करते हैं तो महंगाई का एक सवाल आता है। मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं। ये बात ठीक है, कुछ महंगाई बढ़ी है, कुछ चीजों पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन 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 एक हाउसिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार कम हुआ है। तो ये दो मुद्दे हैं सामने, और साथ में एक मैं और आपसे जानना चाहता हूं, महिलाओं के लिए टैक्स छूट की बात हर बार होती है, इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं मनोज जी। देखिए, हाउसिंग सेक्टर अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर के नजरिया से देखा जाए तो उसका दो इम्पैक्ट होना चाहिए जब भी आप बजट में कोई चेंज लाओ। एक तो हाउसिंग सेक्टर का बूम होना चाहिए, और दूसरा इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी वो अपने पैसे हाउसिंग सेक्टर में लगाएगा। जी माना इंटरेस्ट रेट वगैरह काफी कम हुए हैं, बट जिस हिसाब से हाउसिंग सेक्टर बढ़ना चाहिए उस हिसाब से हाउसिंग सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ। सो मेरे हिसाब से तो और बेनिफिट्स देने चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सिर्फ थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देने के बजाय ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं हाउसिंग सेक्टर पर से को कैसे ऐसा बेनिफिट दे सकूं कि इकोनॉमी का बूस्ट हो जाए ऑल टुगेदर। जी तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत प्रमोट कर रही हैं। वो इस साल भी और प्रमोट करें, विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। ये तो एक चीज हुई। जो आपका दूसरा सवाल था जो वुमेन रिलेटेड, जी वुमेन रिलेटेड मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम के बाद टैक्स रेट सिमिलर किया गया था। पहले एक कंसेशन होता था वुमेन के लिए। मेरा प्रपोजिशन तो ये रहेगा कि टैक्स रेट सेम रखा जाए, आदमी लोग के लिए भी और औरत लोग के लिए भी। वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो उन्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए इस मामले में। पर एक काम किया जा सकता है कि कुछ ऐसे बेनिफिट दिए जा सकते हैं जिस हिसाब से वुमेन लोग को ज्यादा एसेट्स और मिले उनके उनके कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे अगर एक वुमेन फिक्स डिपॉजिट करती है जी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिले। एक जैसे स्टैम्प ड्यूटी रेट में डिफरेंस है वुमेन लोग के लिए, तो थोड़ा और घटाया जाए। इससे और एसेट्स अगर उनके नाम पे होंगे तो वो और ज्यादा एम्पावर होगी। तो जी मेरे हिसाब से ये अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगा जी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वेद जी, बस आखिरी सवाल आपसे, और बहुत संक्षेप में उत्तर आपसे चाहता हूं मैं, क्योंकि डिजिटल लेन देन है वो देश में बड़ा है, इसका चलन बड़ा है, लोग अब इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कैसे संभावनाओं को देख रहे हैं बजट में? देखिए, बजट में हमें ये मान के चलिए, देखिए डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है। जी 2016 के बाद आप देखिए ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गई हैं, और कोरोना ने तो एक बड़ा लेसन दिया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में कितना बेनिफिशियल रहा है।
तो आज की डेट में इनकम टैक्स में एक छोटा सा प्रोविजन है जिसके अंदर वो टैक्स रेट कम किया जाता है, इनकम आपकी 6% मानी जाती है 8% के बजाय में। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट में देखिए इनकम टैक्स में कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई छूट आने वाली है, अगर आने वाली है इस बारे में। लेकिन इवन अदरवाइज आप देखेंगे कि डिजिटल इंडिया का बेनिफिट इन जीएसटी में अदरवाइज भी आ रहा है। जो आज की डेट में जीएसटी के रेट वगैरह की जो कैलकुलेशन हो रही है, जो वर्किंग हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि डिजिटल इंडिया होने की वजह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैप्चर हो जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे रिवेन्यू की पोजीशन और इम्प्रूव करेगी और डिजिटल इंडिया की वजह से ही करेगी, वो इम्प्रूव करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोच के चलें कि कोई वित्त मंत्री जी डिजिटल पेमेंट के बारे में एक स्पेशल कंसेशन अनाउंस करेंगी, मुझे नहीं लगता इस बजट से इस बारे में उम्मीद की जा सकती है इसके बारे में। देखिए तो ये एक नेचुरल चीज है, क्योंकि अदरवाइज डिजिटल इंडिया की बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और सारी ट्रांजैक्शंस कैप्चर की जा रही हैं। जी, जाहिर सी बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या अपने खजाने से लोगों को देंगी, देश को देंगी, वो तो 1 फरवरी को पता चलेगा जब बजट पेश किया जाएगा। बहरहाल जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, आर्थिक एजेंसियां हैं, उनकी अगर रिपोर्ट्स को माना जाए तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूती के साथ, तेज गति के साथ एक सही दिशा में जा रही है। आप चारों ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।